बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की समरी आसान उर्दू में बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम इस कहानी के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके राइटर के मुतालिक बताऊँगा। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर लिस्ट के बाद हम इसकी टाइम एंड सेटिंग्स को देखेंगे और फिर उसके बाद इसकी समरी होगी। और इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपको कुछ अहम यूनिवर्सिटी सवालात भी बताऊंगा और साथ साथ में कुछ थोड़ा सा हम उनको डिस्कस भी करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि जब मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँगा तो मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टेक्सचुअल एविडेंसेस और कुछ आपको कोटेशंस भी मिलेंगी और मैं ये आपसे कहूँगा कि आप लोग इनको नोट करें और आप इनको याद करें। आप अपने इनको क्वेश्चंस में दर्ज करें ताकि आपको इम्तहानात में अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड को। 1857 की जंग आज़ादी और मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद बरसगीर बरतानवी साम्राज्य में चला गया, या ऐसे कह लें कि बरतानवी इंपीरियलिज्म में चला गया, या ऐसे कह लें कि बरतानिया की नौ आबादी बनी। तो चंद मुट्ठी भर गोरों ने इस 1 अरब आबादी वाले बरसगीर के ऊपर अपना तसल्लुत और कब्ज़ा कायम रखने के लिए जुल्म, जबर और ताकत का इस्तेमाल किया। इसीलिए बरसगीर के अंदर जब कोई भी मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई अंग्रेज़ या अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करता, कोई जलसा जुलूस निकालता, कोई इदारिया लिखता, कोई कॉलम लिखता, तो उसको उसकी सख्त सज़ा दी जाती। और बल्कि बरसगीर के अंदर बरसगीर के लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ भी ढाए जाते थे और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको उठा लिया जाता था, उनसे नौकरियां छीन ली जाती थी, उनके कारोबार छीन लिए जाते थे। तो इस वजह से बरसगीर के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आम कॉमन इंडियंस, चाहे वो सिख थे, ईसाई थे, हिंदू से मुसलमान थे, उनके दिलों में इनके लिए नफ़रत पैदा हो। और सादत हसन मंटो हमें अपनी इस कहानी के अंदर वही नफ़रत दिखाता है कि किस तरह से बरसगीर के लोग दिल में अंग्रेज़ों को गालियां देते थे, किस तरह से वो दिल ही दिल में उनको हर वक्त कुटते रहते थे, उनको कोसते रहते थे, और किस तरह से बरसगीर के लोग चाहते थे कि कौन सा वक्त आए और ये घोड़े यहाँ से बरसगीर को छोड़कर चले जाए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके राइटर की। सादत हसन मंटो इसके राइटर हैं और समरला, लुधियाना, पंजाब, आज का मौजूदा इंडिया, वहाँ पे 1912 में ये पैदा हुए थे। और इनके अपने पेशे के अतबार से ये एसिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट थे, स्क्रीन प्ले राइट थे और नॉवलिस्ट थे। और जो इनका जनर है जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा अपना काम किया वो नॉन फिक्शन, ड्रामा और सटायर इन्होंने ज़्यादा लिखा हो। 1912 से लेके और 1948 तक इनकी नेशनलिटी इंडियन है और 1948 में पाकिस्तान के अंदर हिजरत करके आने के बाद 1955 तक इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी ही रही और 1955 में इनकी डेथ हुई। 43 साल उनकी टोटल उम्र थी। इनके जो नोटेबल राइटिंग्स हैं, जो वर्क्स हैं इनके, उनमें तौबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, काली शलवार, हतक और इसके अलावा भी कई शॉर्ट स्टोरी और नावल इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और कई इनकी नावल्स के ऊपर फिल्में भी बनी। इनको 2012 में निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और ये भी आपको बताता चलूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सादत हसन मंटो के बारे में कि ये कहा जाता था कि वो अपनी राइटिंग्स के अंदर ऑब्सैनिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वल्गर वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इनके ऊपर टोटल 6 बार मुकदमात दर्ज हुए। 3 मुकदमात पाकिस्तान के बनने से पहले और 3 मुकदमात पाकिस्तान के बनने के बाद इनके ऊपर दर्ज हुए और उनमें से सिर्फ 1 मुकदमे के अंदर इनको थोड़ा सा फाइन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर लिस्ट की। तो इसकी कैरेक्टर लिस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टर उस्ताद मंगू का है, टांगे वाला है और ये लाहौर के अंदर टांगा चलाता है। दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर है वो दीनू का है। दीनू एक बहुत ही माइनर सा कैरेक्टर है, सिर्फ एक बार पूरी शॉर्ट स्टोरी में इसका जिक्र है और ये स्वीट मीट वेंडर है और ये उस्ताद मंगू का दोस्त भी है। अनारकली में इसकी दुकान। इसके बाद अगला हमारा तीसरा कैरेक्टर है नथू का और ये बॉल्ड हेडेड है, गंजा है सर से और ये एक साथी टांगा वाला है उस्ताद मंगू का और अड्डे में उसके साथ टांगा चलाता है।
इसके बाद हमारे पास में गोरा साहब का एक कैरेक्टर है, वो एक ब्रिटिश सोल्जर था। और इसमें आखिरी हमारे पास में है 2 कांस्टेबल्स जो कि कहानी के बिल्कुल एंड पे आए और वो 2 मुकामी लोकल पुलिसमैन थे। तो अब हम इसको देख लेते हैं इसकी टाइम एंड सेटिंग्स को। तो 1935 से थोड़ी देर पहले ये सारी कहानी का जो एक्शन है लाहौर में ये वाक़या हुआ था। तो दोस्तों अब हम इसकी समरी शुरू करते हैं। उस्ताद मंगू एक आम कॉमन इंडियन है जो लाहौर में रहता है, टांगा चलाता है और ये अपने रोज़मर्रा के काम में पूरे दिन के अंदर जब भी कहीं पे भी आता है जाता है तो ये अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ हुकूमत को कोसता रहता है, दिल में गालियाँ देता रहता है और उनको बुरा भला कहता रहता है। अक्सर वो कहता था कि ये चिराग लेने आए और ये आके घर के मालिक बन के बैठ गए। फिर या फिर कभी ये भी कहता था कि ये आपको किस तरह से बुलाते हैं जैसे हम इनके बाप के ग़ुलाम हों। तो ऐसी ही चीज़ें चलती रहती थी और वो जगह जगह पे जब भी बैठता, जब भी लोगों से बात करता, वो कभी इनको कोड़ी कहता, कभी इनको सफ़ेद चूहे कहता, कभी इनके बारे में कोई बात करता। और असल में उस्ताद मंगू को भी बाकी तमाम इंडिया के लोगों की तरह ये गोरे किसी भी तरीके से नहीं भाते थे और वो चाहता था कि वो लोग यहाँ से किसी भी तरीके से चले जाएं। और हमें कहानी के शुरू के अंदर जो उस्ताद मंगू की नफ़रत है इन अंग्रेज़ और अंग्रेज़ हुकूमत के बारे में वो हमें वाज़ह तौर पर दिखाई गई। तो फिर एक दिन उस्ताद मंगू ने कचहरी के आगे से 2 सवारियां अपने टांगे में बिठाई। जैसे ही वो सवारियां उसके टांगे में बैठी तो उस्ताद मंगू तो अपना टांगा चला रहा था, लेकिन वो सवारियां पीछे बैठी इस नए कानून के बारे में बात कर रही थी। तो तब पहली बार उस्ताद मंगू को पता चला कि ये कम अप्रैल 1935 को एक नया कानून इंडिया में आने वाला है और इस कानून की रूह से इंडिया के लोग आज़ाद हो जाएंगे और गोरे यहाँ से चले जाएंगे। और वो 2 बंदे जो इसकी सवारियाँ टांगे में बैठी वो बातें कर रही थी, उनको भी कुछ इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही उस्ताद मंगू को कचहरी के सामने से फिर से 2 बैरिस्टर्स मिले जो उसके टांगे में बैठे। तो जैसे ही वो बात कर रहे थे उस्ताद मंगू देख तो आगे रहा था लेकिन उसके कान उनकी बातों की तरफ थे। अगरचे कि वो दोनों लोग अंग्रेज़ी में ही बात कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से उस्ताद मंगू समझ सकता था कि एक इस चीज़ के हक़ में था कि जी नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन दूसरा बैरिस्टर वो यही कह रहा था कि ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है, गोरे बड़े तेज़ हैं, वो हमें दाल लगा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जब वो बैरिस्टर जो कहता था कि हाँ जी आज़ाद हो जाना है तो उस्ताद मंगू के दिल में लड्डू फूटते थे, लेकिन वो बैरिस्टर जब दूसरा कहता था कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होना तो उस्ताद मंगू उसको दिल में गालियाँ देता था। इसके 3 दिन के बाद उस्ताद मंगू ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के कुछ तालिब इल्म अपने टांगे में बिठाए, लेकिन जब वो टांगे में बैठे तो वो भी यही बात कर रहे थे। उस्ताद मंगू उनकी बातें भी बड़े दिल लगा के सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जी अब हम पढ़ लिख के नौकरी कर सकेंगे, अब हमारा एहतसाल नहीं होगा, अब हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ मिलेंगे, अब हमसे हमारे साथ ज़्यादतियाँ नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को सुन के भी उस्ताद मंगू के दिल में एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर उठी और वो जैसे ही ऐसी किसी भी सवारी से मिलता और ऐसी कोई भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आती तो फ़ौरन वापस अड्डे पे जाता और अड्डे पे जाके अपने साथी दोस्तों को, अड्डे वाले जितने भी घोड़े वाले कोचवान थे उनको बुलाता और उनको वो सारी बातें तफसील से बताता कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरह से अल्लाह अल्लाह करके मार्च का महीना गुजरा, 1 अप्रैल आ गया। तो 1 अप्रैल में सुबह सुबह उस्ताद मंगू ने चौधरी खुदा बख्श से 1 साल पहले की ख़रीदी हुई वो सारी घोड़े को सजाने वाली चीज़ें निकाली और उसने घोड़े के गले में वो गानी भी डाल दी और वो फूलों का हार भी डाल दिया और सब कुछ डाल दिया कि 1 अप्रैल को जब जैसे ही वो सुबह सुबह बाहर निकला तो धुंध के अंदर वो सारा कुछ वैसा ही था जैसे होता है। दुकानें नहीं खुली हुई थीं, वही अंधेरा, लोग अपने रोज़मर्रा के काम में लगे हुए थे, बच्चे सुबह सुबह वो यूनिफॉर्म्स पहन के अपने स्कूलों में जा रहे थे और सारा कुछ वैसा ही था जैसा रूटीन में होता है। तो उस्ताद मंगू ने जैसे देखा कि आज तो 1 अप्रैल है, आज तो हम आज़ाद होने वाले थे, आज तो नया कानून आने वाला था, तो उस्ताद मंगू को लगता था कि आज तो बड़ा ही जश्न होना था, आज तो लोगों ने खुशियाँ मनानी थी, आज तो सड़कों पे बड़ा रंगो खुशबू होनी थी, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो एक बार तो उस्ताद मंगू का दिल बैठ गया कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सहारा दिया कि शायद अभी 9 नहीं बजे, अभी कचहरी नहीं खुली, शायद इसीलिए अभी नया कानून नाफिज नहीं हुआ, शायद 9 बजे के बाद ये नया कानून नाफिज होगा तो फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन 9 भी बज गए, 9 बजने के बाद भी सब कुछ वैसे के वैसा ही रहा, कोई तब्दीली नहीं आई, सब कुछ वैसा ही आम रूटीन में चलता रहा, कोई लोगों ने जश्न नहीं मनाया, कोई आज़ादी नहीं हुई। उस्ताद मंगू को बड़ी मायूसी हुई
इतने में उसको एक सवारी मिलती है और वो उसको कहती है कि कंटोनमेंट की तरफ जाना है, छौनी की तरफ जाना है। तो उस्ताद मंगू उसको फ़ौरन इसी एक दिल में ख्वाहिश के साथ अपने टांगे में बिठा लेता है कि शायद कंटोनमेंट से उसको कुछ खबर मिल जाए आज़ादी की, इसलिए वो सवारी को लेकर कंटोनमेंट की तरफ चला जाता है। जैसे वो सवारी उसके टांगे से उतरती है और वो पिछली सीट के ऊपर लेट जाता है और एक सिगरेट लगा के बैठा होता है और इन्हीं सोचों में गुम और परेशान होता है कि आज़ादी नहीं हुई। और इतने में वहाँ पे एक गोरा सोल्जर है वो आ जाता है और वो आके उस्ताद मंगू को बोलता है कि चलोगे। तो जैसे ही उस्ताद मंगू उस सिपाही को देखता है, उस गोरे को देखता है, तो उस्ताद मंगू समझ आता है कि तो वही 1 साल पहले वाला वो गोरा है जिसके साथ उस्ताद मंगू की पहले भी लड़ाई हुई थी और उस वजह से भी उस्ताद मंगू को जेल जाना पड़ा था और उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई थी और वो इंसल्ट भी उस्ताद मंगू ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बर्दाश्त की थी। आज वही गोरा फिर से उस्ताद मंगू के सामने खड़ा हुआ था। उस्ताद मंगू ने उससे कहा हाँ जाना है। तो पहले तो उसने कहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने कहा हाँ जाना है। तो उसने कहा कि कितने पैसे लोगे? उसने कहा कहाँ पे जाना है? उसने कहा मैंने हीरा मंडी जाना है। तो उसने कहा 5 रुपये। तो आगे से गोरा चीख कर बोला कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, 5 रुपये? तो उस्ताद मंगू भी नीचे उतर आया और उस्ताद मंगू को पहले से ही उसके ऊपर गुस्सा था कि पिछले साल उसके साथ लड़ाई हो चुकी थी, पिछले साल भी उस्ताद मंगू को उसकी वजह से अपनी बेइज्जती करवाना पड़ी थी और अब की बार फिर से आज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी उसको गुस्सा है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, कानून का बोल दिया लेकिन कानून फिर वही पुराना आ गया और कुछ भी तब्दीली नहीं आई। इन सारी चीज़ों की वजह से उस्ताद मंगू को तो पहले से गुस्सा था। वो अपनी हाथों को बहुत ज़्यादा पसीज रहा था, अपने दांतों को पसीज रहा था और अपने गुस्से को काबू कर रहा था। तो इतने में उस गोरे ने छड़ी उसकी तरफ लहराई और उसने कहा कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो उस्ताद मंगू ने फ़ौरन ही उस गोरे को पकड़ लिया और उसको उसने मुक्कों से, टांगों से, घूसों से उसने उस गोरे को मारना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे वो गोरे को मार रहा था वैसे वैसे कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं है हम आज़ाद हो गए। और जैसे जैसे उसको मारा था लोग भी उसको रोक रहे थे कि ना मारो और लोगों को भी वो कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता हम आज़ाद हो गए हैं, नया कानून आ गया। तो इतने में 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उस्ताद मंगू के चुंगल से इस गोरे सिपाही को छुड़वाते हैं। उस्ताद मंगू के मुंह से झाग निकल रही होती है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो पागलपन तक चला जाता है उसको मारने के लिए। और जब वो पुलिस वाले उसको साथ में अब थाने लेकर जाते हैं और वहाँ पर भी जाके वो उनको कहता है कि हम आज़ाद हो गए। लेकिन 2-3 बार जब वो कहता है हम आज़ाद हो गए तो पुलिस वाले उसको कहते हैं कि कौन सी आज़ादी, और जब वो उसको उठा के जेल में डालते हैं तब उस्ताद मंगू को पता चलता है कि कोई आज़ादी नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, नया कानून आ गया, लेकिन वो फिर पुराना ही है। लफ्ज़ों की हेर फेर के साथ उन्होंने उसको फिर से नाफज कर दिया। 1 अप्रैल के ऊपर लोगों को पागल बनाया गया और उनको वही कानून दोबारा से फिर से घुमा फिरा के दे दिया गया और लोग पहले की तरह से गुलाम थे और गुलाम ही रह गए। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी समरी ख़त्म है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इसमें और इंतहाई अहम भी है, वो ये है कि व्हाट वर दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ उस्ताद मंगू फ्रॉम दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस्ताद मंगू को क्या, उस्ताद मंगू के अलावा पूरे के पूरे इंडियंस को ही इस नए कॉन्स्टिट्यूशन से यही तवक्कुआत थी कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस ख़त्म हो जाएंगी, लोगों के हकूक़ की पामाली नहीं होगी, लोगों को उनका जायज़ हक़ मिलेगा और उनको भी बराबरी के हकूक़ मिलेंगे। तो यही सारे इंडियंस की तवक्कुआत थी इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन उसके आने के बावजूद ये तवक्कुआत पूरी ना हुई और लोग गुलाम के गुलाम ही रह गए। तो दोस्तों इसका जो दूसरा सवाल है वो उस्ताद मंगू का उस गोरे साहब के साथ झगड़ा है। तो जैसा कि हमने इस शॉर्ट स्टोरी की समरी के अंदर ही देख लिया कि उस्ताद मंगू ने किस तरह से उसको मारा, टांगों से, मुक्कों से, घूंसों से, और किस तरह से उसको काफ़ी ज़्यादा पागलपन की हद तक, जुनूनी हद तक जाके उसको मारा। तो ये एक वाक़या जो किस्सा है वो हम इस क्वेश्चन में बयान करें। और अब हम इसका आखिरी और फाइनल जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और वो तीसरा सवाल है करैक्टर स्केच ऑफ उस्ताद मंगू। तो उस्ताद मंगू का किरदार बयान करें। तो उस्ताद मंगू का किरदार भी तकरीबन पूरी शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमने देख ही लिया है कि ये असल में कॉमन इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ एक उस्ताद मंगू ही नहीं है कि जो गोरों को दिल से गालियाँ देता है या हर वक्त उनके खिलाफ दिल में गुस्सा रखता है, या सिर्फ उस्ताद मंगू ही नहीं है पूरे इंडिया के अंदर कि जो कि उन गोरों को वहाँ से निकालना चाहता है, बल्कि उस्ताद मंगू वहाँ के सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों, हिंदुओं सबका रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो उस्ताद मंगू सोच रहा है बेसिकली सारी की सारी कौमों के लोग यही सोच रहे हैं और ये सारी की सारी कौमों के लोग इसी तरीके से ही
गोरों को इंडिया से निकालना चाहते हैं, जिस तरीके से उस्ताद मंगू उनको वहाँ से निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।